Hello everyone, welcome to @Botany Handles. I am Nidhi and I am here again with a new lecture of a new day. And today we are going to discuss about indirect ELISA. And इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था ELISA का एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ELISA को हमने ब्रीफ ओवरव्यू में डिस्कस किया था एंड डायरेक्ट ELISA को हमने डिटेल में डिस्कस किया था. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो देन मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस. और मैं उसी के साथ आपके लिए नई नई चीज़ें और लेके आते रहूँगी आपकी हेल्प करने के लिए. चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन. सो इनडायरेक्ट ELISA. व्हाट इज़ इनडायरेक्ट ELISA? सी डायरेक्ट ELISA में हम क्या देख रहे थे? डायरेक्ट ELISA में हमने देखा था कि जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी थी वो डायरेक्टली अटैच्ड थी एंटीजन से, राइट? एंटीजन से क्या हो रही थी? डायरेक्टली अटैच्ड हो रही थी. लेकिन इनडायरेक्ट ELISA से मतलब ही ये है कि जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होगी. किससे? एंजाइम से. सो वो किस तरह से इनडायरेक्ट ELISA की प्रोसेस होती है तो ये हम देखेंगे. उससे पहले हमें ये जानना होगा कि इनडायरेक्ट ELISA में हम क्या करते हैं. सो इनडायरेक्ट ELISA के अंदर हम बेसिकली एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन करते हैं. किसका? एंटीबॉडीज़ का. यस, हमने जब डायरेक्ट ELISA पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि हम एंटीजन का डिटेक्शन कर रहे हैं कि अगर हमें कोई बीमारी है और हमें वो क्या बोलते हैं, हम किसी डिसीज़ को हम डिटेक्ट करना चाहते हैं तो हम सैंपल लेते हैं और उसमें एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं कि एंटीजन है या नहीं. एंटीबॉडीज़ के केस में हम क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ के केस में हम सैंपल को डालते हैं बफर के अंदर और सैंपल में एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं, जबकि जो हमारा एंटीजन होता है वो ऑलरेडी हम वहाँ पे कहाँ पे माइक्रोटाइटर प्लेट पे, माइक्रोटाइटर वेल पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं. ठीक है. सो एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन करते हैं ये जानने के लिए कि जिस बॉडी का जिस प्रॉब्लम को हम डिटेक्ट कर रहे हैं, यानी जिस एंटीजन को हम क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बनना शुरू हुए हैं या नहीं हुए हैं. तो ये चीज़ से हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं है. और अगर एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं इसका मतलब हमारी जो चीज़ें जो हमारे अंदर उस तरह की कोई बीमारी है जिसके लिए एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसको हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं. ठीक है. चलिए नाउ इसी के साथ अब दूसरी चीज़ें आप देखिए. यहाँ पे आप थोड़ा सा ओवरव्यू लिख सकते हैं. यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये है एंटीजन, ये है प्राइमरी एंटीबॉडी एंड यहाँ पे येलो वाला दिखाई दे रहा है आपको सेकेंडरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट, एंड जिसमें हमने सबस्ट्रेट ऐड किया है. आप इसको इस तरह से, और ये एंजाइम लिंक्ड हो चुका है इससे. यहाँ पे आप ये देख सकते हैं. आगे इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में. ठीक है. चलिए तो अब आप यहाँ पे देखिए. सबसे पहले अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ ELISA के अंदर तो वो स्टेप्स क्या होंगे, तो आप इन स्टेप्स की बात कीजिए. तो ये स्टेप्स जो हैं आप देखिए. सबसे पहले प्लेट कोटिंग, देन प्लेट ब्लॉकिंग, देन एंटीबॉडी इंक्यूबेशन एंड देन डिटेक्शन. आप ये वाली पिक्चर शायद देख पा रहे होंगे. तो अगर आप ये वाली पिक्चर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा आप. मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको बड़ा करके दिखाऊं या फिर आप ऐसे ही एक बार मैनेज कर सकते हैं तो आप देखिएगा, वरना सेटिंग इसकी ख़राब हो जाती है. तो यहाँ पे देखिएगा ये आपको दिखाई दे रही है माइक्रोटाइटर प्लेट, जिसके बारे में हमने कल बात की. एंड माइक्रोटाइटर प्लेट में 96 माइक्रोटाइटर वेल्स होते हैं और इन्हीं के अंदर हम एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को पोर करते हैं, राइट? इन्हीं के अंदर हम अपने सैंपल को पोर करते हैं. इसके अलावा इस प्लेट को अंदर डाला जाता है. यहाँ पे हमें कुछ कंट्रोलर सिस्टम दिए जाते हैं ऑन ऑफ वाले, और कंट्रोल सिस्टम जो पैनल जो कंट्रोल करते हैं चीज़ों को. एंड ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया, ये होता है डिटेक्टर. यहीं पर हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट करता है बैंड्स वगैरह वो बन के आते हैं. ठीक है. यहीं पर पता लगता है कि क्या चीज़ कैसे अंदर हो रही है. ठीक है. तो अब देखिए, अब डिस्कस करते हैं हमारे कुछ स्टेप्स को जो कि इनडायरेक्ट ELISA के प्रोसीजर से इन्वॉल्व करते हैं. तो द फर्स्ट वन इज़ प्लेट कोटिंग. हमने क्या कहा था? प्लेट कोटिंग में हम क्या करेंगे? प्लेट कोटिंग में हम सबसे पहले जो हमारी माइक्रोटाइटर प्लेट है, ओके, जो हमारी माइक्रोटाइटर प्लेट है, सी यहाँ पे देखिएगा आप. यहाँ पे हम क्या करेंगे? सपोज ये माइक्रोटाइटर प्लेट का एक वेल है. यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस वेल के अंदर हम क्या करेंगे? प्लेट कोटिंग करेंगे. प्लेट कोटिंग में हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले जो माइक्रोटाइटर वेल है उसके अंदर हम एंटीजन कोटिंग करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करना है. सो हम यहाँ पे एंटीजन कोटेड वेल को तैयार करेंगे. इसके अंदर हमारा जो सैंपल डालेंगे वो सैंपल कुछ भी हो सकता है, हमारा ब्लड हो सकता है. तो हम क्या करेंगे? उस ब्लड को, सपोज ये हमारा ब्लड है, ब्लड में से हम सीरम को आइसोलेट कर लेंगे. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सीरम के अंदर ही एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं या नहीं ये हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज हम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं. तो अब क्या करेंगे? हम ये एंटीबॉडीज़ को हम बफर सॉल्यूशन में सबसे पहले बफर के साथ मिक्स करेंगे, अपना सैंपल तैयार करेंगे. ठीक है. और हमारा बफर कौन सा होगा? हमारा बफर वही होगा जो हमने डायरेक्ट ELISA के केस में यूज़ किया था, दैट इज़ प्रोटीन बफर सॉल्यूशन. क्यों किया था? बिकॉज इसकी कंसनट्रेशन एंड डाइनिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो कैसी होती है? वो एग्जैक्टली वैसी होती है जैसे कि हमारे ब्लड की होती है. ठीक है. इसलिए हम ये वाला बफर सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं. सो हमने क्या किया? सबसे पहले अपना सैंपल तैयार कर लिया और उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने प्लेट कोटिंग कर ली. दैट इज़ हमने यहाँ पे जो माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर माइक्रोटाइटर वेल है, ये जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये माइक्रोटाइटर वेल है. एक वेल को दिखाया गया है जिसकी सर्फेस को हमने एंटीजन से कोट कर लिया है.
ठीक है। एंटीजन से कोट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोटिंग के बाद जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो माइक्रो टाइटर प्लेट है इसके अंदर ये एबिलिटी होती है, मतलब जो ये वेल्स हैं इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी दोनों को अपने सरफेस पे स्टक करा सकती है। सो बिकॉज हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर रहे हैं और हमने अपनी सरफेस पे एंटीजन को रखा है पहले से ही, जो स्पेसिफिक एंटीजन है जिसके स्पेसिफिक हमें एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एंटीजन को प्लेस करने के बाद हम यहाँ पे इसकी ब्लॉकिंग कर देंगे ताकि जो एंटीबॉडीज हम सीरम से डाल रहे हैं, बफर सॉल्यूशन से डाल रहे हैं, वो यहाँ पे आके सरफेस पे बाइंड ना हो। तो इसके लिए हम कौन सी ब्लॉकिंग रिएजेंट का यूज़ करते हैं, वो भी सेम एज डायरेक्ट एलाइजा होगी ब्लॉकिंग एजेंट, एंड उसका नाम होगा बोवाइन सॉल्यूशन, राइट, बोवाइन सॉल्यूशन वाली। सो बोवाइन सॉल्यूशन की रिएजेंट को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम नॉन फैट ड्राई मिल्क का भी यूज़ करते हैं फॉर ब्लॉकिंग एज ब्लॉकिंग रिएजेंट, नॉन फैट ड्राई मिल्क, ओके, एज ब्लॉकिंग रिएजेंट हम बोवाइन सॉल्यूशन के अलावा नॉन फैट ड्राई मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने प्लेट की कोटिंग कर दी और हमने सेकंड स्टेप में प्लेट ब्लॉकिंग भी कर दी। ब्लॉकिंग समझ में आता है, ब्लॉकिंग इसलिए कि ताकि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आके सरफेस से अटैच ना हो जाए, बिकॉज हम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करना है। अगर एंटीजन के साथ, बिकॉज एंटीजन पहले से ही वहाँ पे प्रेजेंट है, अगर एंटीजन के साथ एंटीबॉडीज़ भी आ गई तो हमारा रिजल्ट फॉल्स हो सकता है, हमें डिटेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ एंटीबॉडी इंक्यूबेशन। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि जब हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, एंटीजन कोटिंग वेल, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लॉकिंग कर दी। ब्लॉकिंग करने के बाद वॉश कर दिया कि कोई एंटीजन यहाँ पे बिना सरफेस के रह ना गया हो, मतलब सरफेस पे अटैच हुए बिना ना रह गया हो, इसलिए हमने वॉशिंग कर दी। अब वॉशिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, एड स्पेसिफिक एंटीबॉडी टू द मेजर टू बी मेजर्ड, मतलब हमें जिस एंटीबॉडी को क्या करना है, हम यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं। सी आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, यहाँ देखिएगा कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं। ये प्राइमरी एंटीबॉडी कौन सी होती है, ये वो एंटीबॉडी है जिस, यानी कि हमने सीरम में, जो हमने सीरम बफर में ऐड किया है, सीरम और बफर को ऐड किया है, वो हमारा सैंपल वाला, ये वाली प्राइमरी एंटीबॉडी होती है। इसमें कोई भी एंजाइम लिंक्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये केवल नॉर्मल एंटीबॉडी है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही होंगी, तो ये चीज़ें हमें डिटेक्ट करनी है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये जो एंटीबॉडी होगी सिंपल वाली होगी, किसी एंजाइम से लिंक नहीं होगी, इसको हम प्राइमरी एंटीबॉडी बोलेंगे। चलो, अब प्राइमरी एंटीबॉडी को हमने मिक्स कर दिया, तो आप वापस से आइएगा अपनी स्लाइड पे, यहाँ पे देखिए। अब हमने ये प्राइमरी एंटीबॉडी को क्या किया, हमने प्राइमरी एंटीबॉडी को यहाँ पे मिक्स कर दिया। यही एंटीबॉडी है जिसको हमें डिटेक्ट करना है, मेजर करना है। तो आप देखिएगा यहाँ पे रेड कलर से आपको क्या दिखाई गई है, एंटीजन, एंड यहाँ पे ये ब्लू कलर से आपको वाई शेप की क्या दिखाई गई है, एंटीबॉडी दिखाई गई है। और आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे ये एंटीजन जो है एंटीबॉडी से पैराटॉप साइड पे, एंटीजन की एपिटॉप साइड एंड जो एंटीबॉडी है उसकी पैराटॉप साइड से आपस में अटैच हो चुके हैं। हम वापस से दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे उसके बाद वॉशिंग का, ताकि जो हमने प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड की है, ये हम जानने के लिए कि यहाँ पे वॉश इसलिए करेंगे ताकि ये सारी की सारी जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडी जो यहाँ पे एंटीजन से अटैच नहीं हो पाई है वो वॉश ऑफ हो जाए और यहाँ पे मीडियम के अंदर केवल हमारी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही हो, यानी लिंक्ड एंटीजन एंटीबॉडी ही प्रेजेंट हो। नाउ अब यहाँ पे होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड करेंगे। जब हमने प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐड कर दिया, प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐड करने के बाद ये देखो हमने प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करने के बाद हम सेकेंडरी एंटीबॉडी को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। अब ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी, सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी तो हम प्राइमरी से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होगी वो एंजाइम लिंक्ड होगी, स्पेसिफिक एंजाइम से लिंक्ड होगी, और ये वाली जो एंटीबॉडी होगी ये एंजाइम लिंक्ड होगी और ये केवल प्राइमरी एंटीबॉडी पे जाकर ही बाइंड करेगी, ठीक है, किस पे, प्राइमरी एंटीबॉडी पे जाकर ही ये केवल बाइंड करेगी। ओके, तो ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप जिसमें हमने प्राइमरी एंटीबॉडी के बाद किसको ऐड किया, सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि कॉन्जुगेटेड है उसको हमने ऐड किया। और आप देखो यहाँ पे रेड कलर से आपको एंटीजन दिखाए गए हैं, ब्लू कलर से आपको क्या दिखाया गया है, प्राइमरी एंटीबॉडी। ये प्राइमरी एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी है जिसको हमें मेजर करना है कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुए हैं या नहीं स्पेसिफिक ये जो एंटीजन है इनके खिलाफ। एंड ये जो आपको ब्लू कलर के बाद ब्लैक कलर से आपको दिखाया जा रहा है, ग्रे कलर से यहाँ पे ई लिखा है, दैट इज एंजाइम लिंक्ड, और ये एंटीबॉडी है और जो कि कहाँ पे जाके बाइंड करेगी, ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी है इससे बाइंड करेगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वॉश कर देंगे ताकि जो बची हुई जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है, कॉन्जुगेटेड बॉडी है, एंटीबॉडी है, अगर वो यहाँ पे बाइंड नहीं किए हैं तो वो वॉश ऑफ हो जाए, वो धुल जाए और वहाँ पे केवल हमें स्पेसिफिक रिजल्ट ही देखने को मिले। अब यहाँ पे हमारे मीडियम के अंदर केवल एक एंटीजन है, एक प्राइमरी एंटीबॉडी है और एक सेकेंडरी एंटीबॉडी है जो कि एंजाइम लिंक्ड है।
ठीक है, इतनी क्लियर होती है बातें। नाउ हम उसको वॉश ऑफ कर देंगे। उसके बाद हमने क्या किया, अब जब हमारे पास एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी आ चुकी है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सबस्ट्रेट का एडिशन करना, क्योंकि यही सबस्ट्रेट जो होगा वो एंजाइम स्पेसिफिक होगा, है ना। एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को हम यूज़ करते हैं ताकि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट ऐड होंगे तो यहाँ पे कलरेशन होगा। क्यों? बिकॉज ये जो सबस्ट्रेट है ये क्रोमोजन सबस्ट्रेट है, दैट इज कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट क्या है, क्रोमोजन सबस्ट्रेट। क्रोमोजन सबस्ट्रेट कौन से होते हैं, जो कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट होते हैं। दैट इज जब वो एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे तो एंजाइम जिसके साथ वो बाइंड करेंगे वो भी स्पेसिफिक होंगे और ये सबस्ट्रेट भी स्पेसिफिक होंगे। दैट इज स्पेसिफिक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम के लिए यूज होकर क्या करता है, स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया, हॉर्स रेडॉक्स पेरोक्सीडेज जो है, हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज को हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ करते हैं हम, ये एंजाइम है हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज एंजाइम, या फिर एक एंजाइम और यूज़ करते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसको हम यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं कि यहाँ पे सबस्ट्रेट का एडिशन कराते हैं। जब क्या होगा, ये एंजाइम था जो एंटीबॉडी से लिंक्ड हुआ और वो एंजाइम हॉर्स रेडॉक्स पेरोक्सीडेज हो सकता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज हो सकता है। जब सबस्ट्रेट को इसमें ऐड कराएंगे तो क्रोमोजन प्रोड्यूस होगा, दैट इज कलर प्रोड्यूस होगा, बिकॉज ये सबस्ट्रेट जो है वो कलर प्रोड्यूसिंग है, क्रोमोजन है। अब क्या होगा कि ये जो एंजाइम है ये भी स्पेसिफिक है, तो इसके लिए जो सबस्ट्रेट ऐड होगा वो भी क्या होगा, जैसे मैंने बोला स्पेसिफिक होगा। सो हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज के लिए यूज़ हो सकते हैं स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे ब्लू कलर, ये ब्लू कलर देता है तो ब्लू कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखिए ऐड सबस्ट्रेट एंड मेजर कलर, यहाँ पे कलर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। आपको बता दूं कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी कलर की, मोर द इंटेंसिटी ऑफ द कलर प्रोड्यूस्ड, या फिर मैं अगर यहाँ पे आपको लिख के बताऊँ, देन इट विल बी मोर द इंटेंसिटी ऑफ द कलर प्रोड्यूस्ड, मोर विल बी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से कलर प्रोड्यूस होगा, यानी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ का कलर प्रोड्यूस होगा, उसी का क्या होगा, मोर विल बी द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। दैट इज उतनी ही ज़्यादा हमें एंटीबॉडीज़ की डिटेक्शन मिलेगी, दैट इज एंटीबॉडीज उतनी ही ज़्यादा होंगी प्रेजेंट। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी का कलर होगा उतनी ही ज़्यादा हमें पता लगेगी कि इस, ये हमें क्या सिग्निफाई करेगा कि सैंपल के अंदर उतना ही ज़्यादा एंटीबॉडी प्रेजेंट है। और एक चीज़, जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं उससे हमें ये पता लगेगा कि हमारा इन्फेक्शन ओल्ड है, बिकॉज इन्फेक्शन पुराना है तो बॉडी के अंदर ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं। बट अगर एंटीबॉडीज़ जो है नंबर में कम है, दैट इज़ लेस है, इसका मतलब ये हमें किससे पता लग रहा है, इंटेंसिटी ऑफ कलर से। तो इंटेंसिटी अगर कलर की कम है तो इससे हमें पता लगेगा कि एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस कम हुई है। इट मीन्स कि हमारा इन्फेक्शन जो है वो न्यू है, दैट इज़ अभी अभी शुरू हुआ है। तो ये चीज़ हमें डिटेक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बताएगी। और आप देखिएगा एंटीबॉडी इंक्यूबेशन के बाद यहाँ पे डिटेक्शन हो जाएगा। डिटेक्शन हमने सबस्ट्रेट एडिशन से बताया है, तो ये चीज़ हमें कलर इंटेंसिटी से पता लगेगी। नेक्स्ट आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे और अच्छे से समझने के लिए, सी यहाँ पे ये जो ट्राइंगल शेप है, यहाँ पे आपको एंटीजन दिखाए गए हैं। ये सेकंड में आपको जो ब्लू कलर से दिखाए गए हैं प्राइमरी एंटीबॉडी है, और ये जो पिंक कलर से दिखाए गए हैं ये है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, और यहाँ पे यानी सेकेंडरी एंटीबॉडी। और यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से ये आर्क दिखाया गया है ये क्या है, ये है एलाइजा प्लेट का वेल, और ये इनडायरेक्ट एलाइजा को शो किया गया है। इसी तरह से यहाँ देखिए ग्रीन कलर, ये प्राइमरी एंटीबॉडी और ये सेकेंडरी एंजाइम लिंक कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी। ठीक है, और इसी तरह आप यहाँ पे आएंगे जब, तो आपको देखोगे कि यहाँ पे जब माइक्रोटाइटर प्लेट में इतना सारा काम हो रहा है, ये सारा हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये सारा हमें इसके ऊपर शो हो जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। और अगर एंटीबॉडी ज़्यादा नंबर में है, प्रेजेंट है ज़्यादा नंबर में, दैट इज़ हमारा इन्फेक्शन ओल्ड है, वरना अगर वो कम नंबर में है तो मतलब इन्फेक्शन न्यू है। और ओल्ड और न्यू का कैसे, कम और ज़्यादा नंबर का कैसे पता लगेगा, जितनी ज़्यादा कलर की इंटेंसिटी होगी उससे पता लगेगा कि हाँ हमारा इन्फेक्शन मतलब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ कितनी नंबर में, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस हो रही हैं। इसके अलावा हम स्टॉप सोल्यूशन भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। स्टॉप सोल्यूशन किस लिए होता है, स्टॉप सोल्यूशन होता है जब कलर की इंटेंसिटी हमें मिल जाती है, उसके बाद हम उसको सबस्ट्रेट को कलर प्रोड्यूस करने से रोक सकते हैं, मतलब उसका एक्शन ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टॉप सोल्यूशन के तौर पे हम H2SO4 यानी स्ट्रॉन्ग एसिटिक एसिड को यूज़ करते हैं और हमें वो इंटेंसिटी देना बंद हो जाती है। तो ये सारी प्रोसेस थी इनडायरेक्ट एलाइजा की, जिसके अंदर हमने बात की कि हम किस तरह से एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा के थ्रू और किस तरह से हमें पता लगता है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्लाइड और ऐड की गई है जिसमें हम, यहाँ पे मैंने आपको शो किया है प्राइमरी इन्फ्लोरेसेंस एंड सेकेंडरी इम्यूनोफ्लोरेसेंस के बारे में, जहाँ पे आपको दिखाया गया है डायरेक्ट एलाइजा क्यों, ये है डायरेक्ट एलाइजा एंड दिस इज इनडायरेक्ट एलाइजा, और डिफरेंस को शो किया गया है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एंटीजन है, एंटीजन पे एपिटोप साइट है और एंटीजन पे एपिटोप साइट है और यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइमरी एंटीबॉडी आके यहाँ पे जुड़ जाती है जो कि फ्लोरोफोर है, दैट इज एंजाइम लिंक्ड है। ठीक है, ये डायरेक्ट एलाइजा में होता है। अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये एंटीजन है और एंटीजन की एपिटोप साइट पे ये प्राइमरी एंटीबॉडी आके जुड़ जाएगी। ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी यहाँ पे दिखाई गई है, ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगी और ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है, फ्लोरोफोर है। तो आप यहाँ पे देखिए एंटीजन पे प्राइमरी एंटीबॉडी है और ये प्राइमरी एंटीबॉडी यहाँ पे आके जुड़ जाती है और उसके बाद क्या होगा कि ये फ्लोरेसेंट भी यहाँ पे जुड़ जाएगी आगे, सेकेंडरी इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपको इस तरह से शो किया गया है। सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, कलर प्रोड्यूस होगा और हमें डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करके दे देगा कि बॉडी में अगर हमें एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो डायरेक्ट एनालाइजर का यूज़ करेंगे और अगर हमें एंटीबॉडी का डिटेक्शन यूज़ करना है, डिटेक्ट करना है, देन हम इनडायरेक्ट एनालाइजर को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी की प्रेजेंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। So this was all about our today's lecture and in which we have discussed many important things. So hopefully this will be helpful for you, and if you like my video then please like, share, subscribe my channel and keep stay tuned for more, and thank you very much. Bye.